राजवंश कॉर्पोरेशन ब्लैक कलर की स्पोर्ट कार मेन गेट के पास आकर रुकी और उसमें से दो लोग बाहर आए। कंपनी में जा रहे एम्प्लॉयज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चित्रा और मनुषी भी अंदर ही जा रहे थे। मनुषी ने घूरकर उस तरफ देखा और चीढ़कर कहने लगी, ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधर सकती, इसकी हिम्मत तो देखो। तेजस सर के साथ उनकी कार में आ गई। चित्रा ने सामने देखा, धैर्या ग्रे कलर का सूट पहनी थी और उसके लंबे बाल चोटी में बंधे थे। बिना मेकअप के भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तेजस ने केयरफुली धैर्या को अपने साथ आगे ले जाते हुए कहा, आराम से, आपके हाथ को दर्द हो सकता है। उसने घूरकर आसपास के लोगों को देखा जो अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे और अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, क्या आप लोगों को काम करने अंदर नहीं जाना? सारे लोग होश में आए और तुरंत वहां से गायब हो गई। तेजस बहुत जॉयफुल और हैप्पी रहता था पर उसका गुस्सा वायु की तरह ही था। धैर्या ने आसपास देखा और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसने तेजस से कहा, हमने कहा था हमें आप थोड़ा दूर छोड़ दीजिए। तेजस धैर्या को अपने साथ आगे ले जाते हुए कहने लगा, अगर मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ता तो भाई मुझे इतनी दूर छोड़कर आते जहां से मैं वापस ही नहीं आ सकता। उन्होंने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी भाभी को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। धैर्या ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। अब उसे ऑफिस जाने के अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद तेजस ने धैर्या को उसकी सीट पर बिठाया और वीर को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा कि वह आज पूरा टाइम धैर्या की मदद करेगा। ये कहकर वह अपने ऑफिस में चला गया। वीर ने धैर्या की तरफ देखा और कहा, यार तुम्हारे तो बड़े ठाठ है, मतलब कंपनी के सेकंड बॉस की कार में ऑफिस आना। तुम्हें नहीं लगता लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं? धैर्या ने निराशा में अपने सिर को झुकाया और कहा, हम क्या करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता। ये कहते हुए वह एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। वीर चेयर खींचकर उसकी साइड में बैठा और कहने लगा, अच्छा छोड़ो, हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए 40 दिन बचे हैं। धैर्या ने कहा, हाँ चलो। ये कहते हुए वह अपना काम करने लगे। धैर्या अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वीर उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। वो काम कर ही रहे थे कि पीछे से किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज नहीं आई। वीर और धैर्या ने मुड़कर देखा तो मानुषी और चित्रा उन्हें घूरकर देख रहे थे। मानुषी ने कहा, तुमने कुछ करा है ना, वरना मिस स्वीटी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले दिन ही हटा क्यों दिया जाता? धैर्या ने आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को देखा और कहा, क्या उन्हें निकाल दिया? चित्रा हंसी और कहने लगी, अब नाटक करना बंद करो, हमें नहीं पता कि तुम कैसे लड़कों को सिड्यूज करती हो। असल में वायु ने स्वीटी को उस प्रोजेक्ट से बाहर निकालकर वापस उसकी दादी के साथ ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया था। रिश्तेदारी होने के कारण उसके साथ इससे ज्यादा बुरा नहीं कर सकता था। वीर ने चित्रा को देखकर कहा, जबान संभाल कर बात करो। चित्रा उसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, हाँ तुम इसके बारे में गलत क्यों सुनोगे? आखिर तुम भी उन लड़कों में से एक ही हो जो इसके आगे पीछे घूमते हैं। मानुषी ने धैर्या को देखा और कहा, सच में मुझे भी जानना है, तुम जैसी मिडिल क्लास और गवार लड़की के पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज है जिसके कारण तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो गई और साथ ही कंपनी के इतने बड़े बड़े लोगों को सेड्यूस करने में कामयाब भी रही? क्या तुमने उन्हें बेड पर खुश किया है? मानुषी तेजस को शुरू से पसंद करती थी और आज जब वह धैर्या को इतनी केयर और कंसल्ट के साथ ऑफिस में ला रहा था तो उसे बहुत जलन हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता, एक भारी आवाज में पूरे माहौल को शांत कर दिया। सबकी नजर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के गेट की तरफ गई जहां एक लंबा सा आदमी डार्क ग्रे कलर के सूट में खड़ा था। उसकी नीली आंखें बुरी तरह उन लोगों को घूर रही थी। डिपार्टमेंट के लोगों को धैर्या के साथ होने वाली इंसल्ट काफी एंटरटेनिंग लगती थी और वो उनके लिए रोज के डॉज की तरह हो गई थी, पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीईओ वायु वहां आ जाएंगे। चित्रा और मानुषी डरते हुए उसे देख रही थी। वायु लंबे कदम लेते हुए आगे आया और अपना सिर झुकाकर वहां बैठी धैर्या को देखने लगा। अपने बारे में इतनी सारी बुरी बातें सुनने के बाद धैर्या को बहुत बुरा लग रहा था जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे। वायु ने धीरे से कहा, मिस मानुषी एंड मिस चित्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मिस धैर्या ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे इस तरह के इंसल्टिंग वर्ड बोल रही है? दोनों लड़कियों से कुछ नहीं बोला जा रहा था। वायु ने तेज आवाज में कहा, जवाब दो। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि वहां खड़ा हर एक इंसान अपने माथे पर पसीने को महसूस कर सकता था। वायु को उन दो लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी वाइफ की इंसल्ट करने की कोशिश की। उसने घूरकर मानुषी को देखा। उसे उसके लास्ट वर्ड अच्छे से याद थे जो उसने धैर्या के बारे में कहे थे। वायु राजवंश की वाइफ किसी को बेड पर खुश कर रही थी, यह बात उस लड़की ने कहने की हिम्मत की थी। वायु को ऐसा लग रहा था कि वह अभी उसकी जान ले ले। उसने तेज आवाज में तेजस को आवाज दी। तेजस जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था वह दौड़कर वहां आया और ऑफिस के माहौल को देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने जैसे ही वायु को वहां खड़ा देखा वह समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। वायु ने तेजस की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम धैर्या का यहाँ ख्याल रखोगे और यहाँ आने पर मुझे देखने मिलता है कि कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी ऐसे का भेज दूं जहाँ से तुम जल्दी लौट ना पाओ?
तेजस का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी नजर मानुषी और चित्रा पर गई। वह समझ गया कि यह काम इन दो लड़कियों का ही होगा। उसने घूरकर उन्हें देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी हरकतें सुधार लो। तुमने जो कुछ भी कहा हो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। अभी के अभी अपने रिजाइनिंग लेटर पर साइन करो। मानुषी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने घूरकर धैर्या को देखा और कहा, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो आप लोग इसकी इतनी साइड ले रहे हैं? पता नहीं कितने लोगों के साथ सोकर यहाँ तक पहुंची है। ऐसे कैरेक्टर ने इस लड़की को यहाँ से निकालना चाहिए, न कि हमें। ऐसी लड़कियां जो सीधी सादी होती है वही अपने अंदर ज्यादा बुरा छुपा कर रखती है। सर, आपको इससे दूर रहना चाहिए। पता नहीं मानुषी में ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई थी, पर उससे यह नहीं देखा गया कि तेजस धैर्या के लिए उन दोनों को ऑफिस से निकाल रहा है। चित्रा मानुषी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने वायु की आंखें गुस्से से लाल होते हुए देख ली थी। वायु ने बाहर खड़े अपने गार्ड को देखा और कहा, इन्हें ले जाओ। गार्ड तुरंत आ गए और चित्रा मानुषी को वहां से ले गए। उन्होंने भी उनकी बातें सुन ली थी और अपनी लेडी बॉस के बारे में वह सब सुनकर उनका खून पहले ही खोल रहा था। धैर्या का बिहेव उन सब के लिए बहुत अच्छा था और वो उनके बॉस के लिए सबसे कीमती इंसान थी। दोनों काफी देर तक चिल्लाती रही पर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उनके वहां से जाने के बाद पूरा ऑफिस सन्नाटे से भर गया था। वायु ने झुककर धैर्या की बाजू को पकड़ा और बिना किसी की तरफ देखे उसे अपने साथ ले गया। ऑफिस का हर एक इंसान अभी भी शॉक में खड़ा था और वहां हुए अचानक हादसे से वह अभी तक ऊपर नहीं पाया था। तेजस ने अपने भाई के वहां से जाने के बाद गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर कहने लगा, चलिए सब काम पर जाए और अभी तो यहाँ हुआ उसे भूल जाए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मिस धैर्या के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। सबने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और अपने काम पर लौट गए। उन्होंने वहां की दो सबसे अच्छी एम्प्लॉय को अभी अभी वहां से घसीट कर ले जाते हुए देखा और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में बात कर सके, पर सब एक बात अच्छे से समझ गए थे कि धैर्या ऐसी इंसान नहीं है जिससे वो पंगा ले सकते हैं। वायु के ऑफिस में वायु ने धैर्या की तरफ देखा जो कब से चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भी उसने उन लड़कियों के कहे शब्दों पर कोई जवाब नहीं दिया था और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। वायु ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने लंबे हाथों से उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ धैर्या के लंबे बालों को सहला रहा था और दूसरा उसकी पीठ पर था। वायु की गर्म बाहों में धैर्या को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कानों में मानुषी और चित्रा की कई बातें गुजरने लगी कि वो यहाँ तक लोगों के साथ सोकर आई है। उसने अपने दोनों हाथों को वायु की पीठ पर और कहने लगी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम वैसे इंसान नहीं है। वो दोनों लड़कियां हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाती, कैसे वो हमारे बारे में ये बोल सकती है कि हमने किसी के साथ जिसके आगे वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वायु ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगा, तुम किन लोगों की बातों पर ध्यान दे रही हो जो तुम्हें जानते ही नहीं है। धैर्या ने अपने छोटे से सर को ऊपर उठाया और कहा, क्या आप हमें जानते हैं? आप भी तो हमें अच्छे से नहीं जानते। आपके दिमाग में भी तो ये ख्याल आ सकता है हम पहले किसी के साथ रिश्ते में रहे हो। वायु ने उसे सोफे पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता। तुम मेरा प्यार हो और अगर मेरे दिल में एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में ऐसे ख्याल आए तो मुझे अपने प्यार पर शक होने लगेगा कि मैंने वह तुमसे कभी किया था कि नहीं। मैं नहीं जानता कि उन 7 सालों में तुम कैसे रही या तुम्हारे कौन से दोस्त थे, पर अब तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए सबसे जरूरी बात यही है। धैर्या ने अपने सिर वायु के सीने पर रखा और कहा, आप हम पर कितना विश्वास करते हैं। ये सुनते ही वायु को सिद्धार्थ से हुई बातें याद आ गई और उसका इमोशंस और प्यार से भरा चेहरा गुस्से से लाल दिखने लगा। धैर्या ने अपना सिर उठाकर वायु को देखा और उसके खतरनाक एक्सप्रेशंस को देखकर वह डर गई। उसने डरते हुए कहा, वायु क्या कुछ गलत है? वायु उठा और उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। धैर्या को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, पर अचानक आपको क्या हो गया है? वायु उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, मैं बदल गया नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। मुझे तुम्हारा झूठ याद आ गया जो तुमने मुझसे कहा है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? धैर्या का दिल अनजाने डर से कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, हमने क्या छुपाया है? वायु हंसा और टेबल पर रखी एक फाइल उसको देते हुए कहने लगा, शायद तुम सच नहीं बताना चाहती। धैर्या की नजर जैसे ही उस फाइल के कवर पर गई उसका शरीर जम गया। उसने अपना सर उठाकर वायु को देखा और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। वायु ने अपने कदमों को पीछे लिया और कहाँ पर तुमने करा है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, तुम हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं करती। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुमको इतनी बड़ी बीमारी है, तुम इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही हो, तुम अकेली अपना इलाज करा रही हो। तुम जानती हो कि तुम शायद अगले महीने की ऑपरेशन में नहीं बच पाओगे, फिर भी तुम अकेले उस डर को झेल रही हो। शादी का मतलब यही होता है ना कि हम सारे सुख दुख आपस में बांटेंगे, तो फिर तुमने मुझे अपने दुख से अलग क्यों कर दिया? धैर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वायु को क्या कहे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हम कैसे बता देते?
आपने हमें इतनी समय बाद ढूंढा, हम आपसे आपकी खुशी कैसे छीन लेते हैं ये जानने की बात की हम आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह पाएंगे, आप टूट जाते और हम आपको उस हालत में नहीं देखना चाहते थे। वायु ने जब धैर्या बुरी तरह रोकर वह सब कहते देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किसने कहा तुम नहीं बचेगी? सिद्धार्थ बहुत अच्छा डॉक्टर है और वह तुम्हें जरूर बचा लेगा। धैर्या अभी भी रो रही थी। उसने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे नहीं छुपाना चाहते थे, पर हमने सोचा था कि ऑपरेशन के सक्सेसफुल हो जाने पर हम आपको बता देंगे। वायु को जब कल रात को फाइल धैर्या के कमरे में मिली थी और उसे पढ़ने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और हॉस्पिटल का नाम देखने के बाद उसका शरीर गुस्से की आग में जल रहा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके प्यार ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और वह ये सहन नहीं कर पा रहा था। फिर भी वह धैर्या को मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस नहीं दे सकता क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर था, इसलिए उसने खुद को तब तक संभाले रखा जब तक सिद्धार्थ ने उसे सब कुछ नहीं बता दिया। ऑफिस आने के बाद भी सीधा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में धैर्या को चेक करने गया और जब उसने कुछ लोगों को उसे परेशान करते देखा तो उसे धैर्या की हॉट कंडीशन बिगड़ने का डर लगने लगा था। वायु धैर्या से अलग हुआ और उसके दिल पर हाथ रखकर कहने लगा, ये तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है और यह मेरे लिए धड़कता है। जब तक मेरे दिल में धड़कन रहेगी इसे भी धड़कना ही होगा। धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया और वापस वायु के गले लग गई। राजवंश हवेली। गौरव जी और रमन अपने कमरे में बैठे थे। गौरव जी ने परेशान होकर कहा, कुछ पता चला? रमन ने कहा, नहीं, वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हम यह नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो क्या गए। गौरव जी ने सोचा था ज्योति, राघव और उसकी फैमिली को वो लोग वहीं पर मार देंगे क्योंकि उनका राज भी उससे खुल सकता था। तब तक उनके वहां पहुंचने के पहले ही कोई उन्हें वहां से ले जा चुका था। गौरव जी ने परेशान होकर अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा तुमने उन लड़कियों के बारे में पता किया? रमन ने मुट्ठियां बनाई और कहा, नहीं, ऐसा लगता है वो दोनों की गायब हो गई है। गौरव की मुस्कुराए और कहने, उस लड़की के घर पर नजर रखो, जब वो बच्चियां वापस मिले तब हम देखते हैं, मैं उन सबको साथ में मारना चाहता हूँ। ये कहते हुए उनका चेहरा भयानक दिख रहा था। निर्मला देवी के कमरे में हेमंत निर्मला देवी के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैम, हमें ज्योति और उसकी फैमिली के लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं और ना ही वह ब्लैक सूट वाली लड़की। वीडियो को हमने क्लियर करने के लिए भेजा था पर किसी ने उसे इतने अच्छे से एडिट किया था कि उस लड़की का चेहरा साफ ही नहीं हो पा रहा है। निर्मला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम उस हॉस्पिटल का पता करो। हेमंत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बहुत अजीब बात है, वह डॉक्टर भी वहां से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कोई अपनी जी जान लगाकर ही सब छुपाना चाहता है। निर्मला देवी ने अपना सिर झुकाया और कहा, हम भी देखते हैं कौन हमसे लंबे समय तक लड़ सकता है। हमारे खानदान के वारिस को तो ढूंढ कर ही रहेंगे। अगर यह सब वो लड़की कर रही है तो उसे इसके लिए पछताना होगा। हमने पहले सोचा था कि हम उसे इनाम देंगे पर उसे ये सब करने की सजा भी मिल सकती है। कृपा जी जो कमरे के बाहर खड़ी थी, उनका चेहरा उदास हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खानदान और पैसे की जंग में कितनी जिंदगी और बर्बाद होगी। राजवंश कॉरपोरेशन। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में वापस धैर्या को देख रहे लोगों की आंखों में एक डर था। वह पहले की तरह धैर्या का मजाक उड़ाते हुए उसे नहीं देख रहे थे। उनके कंपनी के सीईओ खुद उस लड़की को अपने साथ ले गए थे और उसके कारण आज इतना बड़ा तमाशा हुआ था। सब उससे काफी दूरी बनाकर रख रहे थे। ये देखकर धैर्या को बुरा लगा पर उसने खुद को संभालते हुए वापस अपनी सीट पर जाने का फैसला किया। जब वहां पहुंची तो तेजस और वीर पहले से उसका वहां इंतजार कर रहे थे। तेजस ने कहा, सॉरी, यह मेरी गलती थी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। धैर्या मुस्कुराई और कहने लगी, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अब आप हर पल हमारे पीछे तो नहीं रह सकते ना। तेजस थोड़ा उदास था। उसके भाई ने पहली बार उसकी भाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और वह नहीं कर पाया। धैर्या ने उसके हाथ को थपथपाया और कहा, अच्छा, ज्यादा मत सोचिए, हमारे पास काफी काम है। इंकरेजमेंट के बाद सब अपने अपने काम में जुट गए। मानुषी और चित्रा के ऑफिस से निकाले जाने के बाद काम ज्यादा बढ़ गया था। धैर्या ने डेस्क की तरफ देखा जहां कई सारी फाइल रखी थी और फिर अपने हाथों को वो निराश थी कि वो काम को जल्दी नहीं निपटा पाएगी। लंबी सांस लेते हुए खुद को उसने आश्वस्त किया और अपने पट्टी से बंधे हाथों से काम करने लगी।
शाम के 6 बजे कब बज गए पता ही नहीं चला। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और धैर्या अकेली ही वहां काम कर रही थी। उसकी आंखें थोड़ी आलस से भर चुकी थी। उसने एक और फाइल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि एक पतले और लंबे हाथ में उसे रोक दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो वायु उसे बुरी तरह घूर रहा था। धैर्या की नजर खिड़की के बाहर गई जहां अंधेरा होने वाला था। उसने छोटा सा चेहरा बनाकर वायु को देखा और कहा, हम बस खत्म करने ही वाले थे, थोड़ा सा काम बचा है। वायु ने खींचकर उसे खड़ा किया और कहा, माना कि यह कंपनी तुम्हारे पति की है पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरा समय इसमें काम ही करती रहो। धैर्या ने झुककर अपना सारा भार वायु डालते हुए उसे गले लगाया और कहा, काम तो करना तो होगा ना। आपने मानुषी और चित्रा को भी ऑफिस से निकाल दिया है, हमें उनका भी तो काम संभालना है। वायु ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और कहा, मैंने करण को कह दिया है, कल कुछ लोग मदद के लिए आ जाएंगे। धैर्या ने अपने सिर को वायु के सीने पर हिलाया। वह काफी थक चुकी थी। वायु ने झुककर उसे गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। धैर्या ने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, अरे हम चल सकते हैं, अभी हम कंपनी में ही है, हमें नीचे उतारिए। वायु लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहने लगा, ऑफिस बंद हो चुका है और वैसे भी मैं अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ, किसकी हिम्मत है जो अपनी नजरें ऊपर कर कर मुझे देखेगा। धैर्या ने मुंह बनाया और खुद से कहा, ये और इनका बॉसी नेचर। थोड़ी देर में वह लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में थे। धैर्या को याद आया कि उसका फोन और बाकी सामान ऊपर ही रखा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती करण उसका सामान लेकर आता हुआ दिखा। धैर्या अपना सामान लेते हुए कहने लगी, हमें माफ कीजिएगा, हमारे कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ी। करण मुस्कुराया और कहने लगा, मैम इसमें तकलीफ कोई बात नहीं। वायु ने धैर्या को कार में खींचा और तेजी से उसे ड्राइव करते हुए निकल गया और उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी। धैर्या हैरान होकर उसे देख रही थी। वायु ने आगे ड्राइव करते हुए कहा, मैंने सिद्धार्थ से बात की है, आज तुम्हें इंजेक्शन लगने वाला है और तुम्हारे कुछ टेस्ट भी होंगे। तभी धैर्या को याद आया कि वह उसका आज का अपॉइंटमेंट भूल गई थी। ऑस्ट्रेलिया RS कॉर्पोरेशन का ऑफिस। पूरी जगह हलचल हो रही थी। सबको पता चला था कि उनके CEO विजिट के लिए आ रहे हैं। इंडिया के मुकाबले बाहर की कंट्रीज ज्यादा ओपन माइंडेड होती है और उनके यहाँ के बच्चों को बहुत कम उम्र से ही इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। इसलिए जब उन्हें ये रूमर पता चला कि उनकी कंपनी के CEO छोटी लड़की है तो उन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया था, पर उनकी अचीवमेंट जानने के बाद और कनाडा में हुई अनाउंसमेंट के बाद वह लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। बड़ी सी बिल्डिंग के सामने 2 कार आकर रुकी। पहली कार में से 2 मस्क्यूलर फिगर बाहर आए। उस कंपनी में हर कोई 2 इंसानों को पहचानता था। सुल्तान ने पीछे जाकर कार का बैक डोर खोला जिसमें से एक लेडी बाहर आई, पेंसिल स्कर्ट और क्रॉप टॉप के साथ। वह एलिगेंट और सुंदर दिख रही थी। भारत प्रज्ञा भाटिया ने आहाना के बोरिंग लुक को बदलकर उसे काफी फैशनेबल बना दिया था। आहाना पहले से ही बहुत खूबसूरत थी पर प्रज्ञा भाटिया के हाथों के मैजिक के बाद वह अट्रैक्टिव और हॉट भी हो गई थी। बाहर खड़े लोग उनका वेलकम करने के लिए रुके हुए थे। उन्होंने सुल्तान को एक लेडी को बाहर निकलते देखा। अनएक्सेप्टेबली उनके दिमाग में ख्याल आ गया कि किसी छोटी बच्चियों का CEO होना सच में एक रूमर था और उनकी बॉस ये लेडी है जिसे सुल्तान अपने साथ ला रहा था। सुल्तान शुरू से ही RS कॉर्पोरेशन के बाहर के कामों को हैंडल करता था। वो वहां पर काफी रिस्पेक्ट पसंद था। सब आगे बढ़े और हाथ में पकड़े बुके को देते हुए कहने लगे, वेलकम मैम, यू सो ब्यूटीफुल, वी कांट बिलीव अचीविंग सच अ बिग माइलस्टोन एट सच अ यंग एज। आहाना आंखें फाड़े उन लोगों को देख रही थी। उसे उन लोगों की कुछ बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश थोड़ी अलग तो होगी। रावी कार की खिड़की के बाहर मुंह निकाल कर उस तमाशे को देख रही थी। उसे आहावा के फेस के एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसने कहा, आहाना मासी आज तो बहुत बुरी तरह फंस गई है, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या कह रहे हैं। वीरा ने बाहर की तरफ देखा और कहा, चलते हैं। उसने इतना ही कहा था कि कार से एक बॉडीगार्ड निकला और उसने डोर को ओपन कर दिया। कंपनी के डिपार्टमेंट हेड और एम्प्लॉय आहाना को पैम्पर कर रहे थे। उनकी नजर दूसरी कार पर गई जिसका दरवाजा अभी खुला था और उन 2 छोटे फिगर को देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुल्तान ने आहाना को पीछे खींचा और उन सब से इंग्लिश में कहा, आप सबसे गलती हो गई है, ये आपकी बॉस नहीं है। आहाना को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने पीछे सर घुमाकर उन दोनों शैतानों को देखा जो वह सारा ड्रामा होने तक वहीं बैठी रही थी। उसने खुद से कहा, इन्हें तो घर जाकर बताती हूँ। वीरा ने रावी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको देखा और कहा, क्या आप लोगों के पास काम नहीं है या फिर यहाँ ऐसे ही काम होता है। उसकी आवाज कोल्ड और बॉसी थी जिससे सब अपने आप चुप हो गए। वीरा आगे बढ़ते हुए कहने लगी, सब वापस काम पर जाओ, ठीक है। ये कहकर वो रावी, सुल्तान, शिव और आहाना के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े सारे लोग उस बच्ची से काफी इम्प्रेस लग रहे थे पर वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकते क्योंकि यह उनकी कंपनी का बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। इसलिए RS ऑपरेशन के बारे में मीडिया भी कुछ छापने से पहले उनसे अच्छे से बात करती थी क्योंकि कुछ गलत छापने या दिखाने पर उनकी मीडिया कंपनी को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था। इसके हॉट रिसर्च सेंटर
जगह थोड़ी सदमे में दिख रही थी क्योंकि वहां एक ऐसा इंसान खड़ा था जिससे कोई अपनी नजर नहीं मिला सकता था। धैर्या कॉरिडोर से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी जिनकी आंखें नीचे थी और वह थोड़े डरे हुए थे। उसने अपना सिर घुमाकर अपने साथ चल रहे आदमी को देखा जो किसी राजा की तरह लग रहा था और बाकी लोग उसकी प्रजा। वायु ने अपने सिर झुकाकर धैर्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? धैर्या ने कहा, सब आपसे इतना डरते क्यों है? वायु ने आसपास देखा। इसके हॉट रिसर्च सेंटर में ज्यादातर लोग उसे जानते थे। इस जगह को बनाने में वायु ने सिद्धार्थ की काफी मदद की थी और वायु राजवंश वहां का हाफ ओनर भी था। वायु ने धैर्या का हाथ पकड़ा और कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे नहीं डरती ना? धैर्या ने निडरता से अपना सिर ऊपर किया और कहा, हाँ, हम क्यों डरेंगे? वायु से ने शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम सच कह रही हो? धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया। वायु झुका और उसके कान में धीरे से कहने लगा, देखते हैं आज रात तुम मुझसे डरती हो कि नहीं? धैर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घूरकर वायु को देखा। उसके कान लाल हो गए थे। अब तक वह लोग सिद्धार्थ के केबिन तक पहुंच गए थे। सिद्धार्थ अपनी चेयर पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने सिर उठाकर उन दोनों लोगों को देखा और खड़े होते हुए कहने लगा, तुम लोग आ गए। वायु और धैर्या अंदर है। वायु ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा, टेस्ट स्टार्ट करो। सिद्धार्थ ने मुंह बनाया और कहा, हाँ ठीक है। नर्स धैर्या को अपने साथ ले गई। जाने से पहले धैर्या ने मुड़कर वायु को देखा तो वायु ने अपनी पलकें झपका दी। धैर्या के वहां से जाने के बाद केबिन बहुत शांत हो गया था। सिद्धार्थ ने एक नजर वायु को देखा और सोफा पर जाकर बैठ गया। वायु उसके सामने बैठा और उसे घूरने लगा। उसका घूरना कुछ ऐसा था जैसे वो उसके अंदर झांक रहा हो। सिद्धार्थ डर गया और आंखें चुराते हुए कहने लगा, अब क्यों इसे घूर रहा है? मैंने सब बता तो दिया। वायु ने कोल्डली कहा, झूठ, तू अभी भी कुछ छुपा रहा है जो शायद इससे भी बड़ा है। सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि वायु ने फिर कहा, नहीं बताना है तो मत बता, पर याद रख, तेरा झूठ तेरी जिंदगी और मौत डिसाइड करेगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। वायु की उन बातों को सुनकर सिद्धार्थ का शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसने खुद को श्राप दिया कि वह क्यों ऐसे इंसान का दोस्त है जो खुद राक्षसों का राजा है और उसकी बेटियां भी काली दुनिया की राजकुमारी। बाहर वायु एक कमरे के सामने खड़ा था। अंदर धैर्या के टेस्ट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धैर्या बाहर आई तो उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा था। हर बार किए जाने वाले टेस्ट उसे थका देते थे पर उसके हाथ की मॉनिटरिंग के लिए जरूरी थे। वायु ने एक कदम आगे बढ़कर उसके कंधों से उसे पकड़ लिया। धैर्या ने अपने छोटे से सिर को ऊपर किया। वायु को इस तरह अपनी फिक्र करता देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हमेशा यहाँ पर अपनी बीमारी के इलाज के लिए अकेले ही आती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ होगा। वह कभी अपनी बेटियों को नहीं बताना चाहती थी कि उनकी मम्मी एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जो शायद किसी भी पल में खत्म कर सकता है। जब वायु ने धैर्या की आंखों में आंसू देखे तो उसने उसे गले लगा कर कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? धैर्या ने ना में सिर हिलाया। तभी पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आई, चलो इंजेक्शन का टाइम हो गया है। धैर्या के हाथ जो वायु के पीठ पर थे उस पर उसकी पकड़ कस गई। वह बहुत हिम्मत कर हर बार इंजेक्शन के डोज को लगवाती थी। पर कहते हैं ना, प्यार एक ऐसी कमजोरी और ताकत होता है जो आपके डर को उस इंसान के सामने खोलने पर मजबूर कर देता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। धैर्या ने छोटे बच्चों की तरह कहा, मुझे नहीं लगाना, वह बहुत सारे होते हैं और बहुत दुखते हैं। सिद्धार्थ ने एक आह भरी। अब उसे वायु की यहाँ आने पर गुस्सा आ रहा था। उसने धैर्या को समझाते हुए कहा, देखो यह जरूरी है, ऊपर से तुम्हारे घर पर हुए हादसे के बाद तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर वायु ने खुद को मजबूत किया और धैर्या की आंखों में देखकर कहने लगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? धैर्या ने मासूमियत से अपना चेहरा ऊपर किया। वायु ने उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और सिद्धार्थ के पीछे जाने लगता है। वो लोग एक वर्ड में आकर रुके। धैर्या जाकर बेड पर लेट गई। एक नर्स कुछ बॉक्सेस बाहर लेकर आई जिनमें इंजेक्शन और छोटी छोटी बोतल की थी। सिद्धार्थ ने धैर्या का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे इंजेक्शन लगाने लगा। वायु को ये सब देखने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका दिल दर्द से डूबता जा रहा था। वह बेड के एक साइड बैठा था और धैर्या का दूसरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था जो बुरी तरह कांप रहा था। सुई की चुभन को अपने हाथों पर महसूस करते हैं धैर्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे।
गए और वह चिल्लाने लगी। सिद्धार्थ ने वायु की तरफ देखा और कहा, अगर यह इसी तरह करती रही तो परेशानी हो जाएगी। वायु ने झुककर अपनी होंठ धैर्या के होंठों पर रख दिए। धैर्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और कोई मूवमेंट नहीं कर पाई। सिद्धार्थ ने मौके का फायदा उठाते हुए दोनों इंजेक्शन उसके हाथ में लगा दी। इंजेक्शन के असर से थोड़ी देर में सो हो गई। वायु उसके सोते हुए चेहरे को देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, उसे 1 घंटे में होश आ जाएगा, इंजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वायु ने गहरी सांस ली और कहा, रिपोर्ट कब तक आएगी? सिद्धार्थ बोला, मैं कल तुम्हारे ऑफिस ले आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया RS कॉर्पोरेशन मीटिंग हॉल में काफी सारे लोग बैठे थे और 2 ऊंची चेयर्स पर रावी और वीरा बैठे थे। वहां काफी शोर हो रहा था, सब आपस में बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आरवी के वहां होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। रावी ने परेशान होकर वीरा को देखा और कहा, दी ये सब शांत करो। उसने इतना ही कहा था कि वहां एक तेज आवाज गूंजी जिससे जगह सन्नाटे से भर गई। सबने अपने साथ बैठे आदमी को देखा जिसके सीने से खून बह रहा था और उसकी सांसें रुक चुकी थी। फिर उनकी नजर सामने बेटी वीरा पर गई जो बिना किसी भाव के अपने हाथ में गन पकड़कर बैठी थी। उसने अपनी कठोर नजरें सब तरफ घुमाई और कहा, किसी को कुछ कहना है? उसकी आवाज ने सबने अपने सेंसर्स में वापस ला दिया था। एक आदमी जिसने कॉफी कलर सूट पहना था वो उठा और टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए कहने लगा, तुम छोटी बच्ची ये किस तरह की हरकत कर रही हो? आखिर तुम कैसे किसी को मार सकती हो? ये इल्लीगल है। वीरा ने अपनी नजरें उस आदमी पर टिकाई और कहा, मिस्टर वोल्टर, पहली बात बच्ची नहीं मिस वीरा, ये कहना आपके लिए बेहतर होगा और दूसरी बात मेरा अगला टारगेट आप है। एक पल के लिए मिस्टर वोल्टर कांप उठे, तभी उनके कानों में वीरा को शब्द पड़े जिससे उनका शरीर ठंडा पड़ गया। हॉस्पिटल से निकलकर वायु धैर्या को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर आया था। धैर्या आंखें बड़ी बड़ी कर वहां की इंटीरियर को देख रही है। होटल शाइनी गोल्डन वॉल और झूमर से डेकोरेटेड था। जगह जगह फ्लावर के वास रखे थे जिनमें ताजे फूलों की खुशबू आ रही थी। टेबल काफी दूरी पर थे जिससे लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते थे। वेटर काफी प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रहे थे। वो क्यूरियोसिटी के साथ पूरी जगह को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वायु ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए कहा, तुम्हें जगह पसंद आई? धैर्या ने छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाया और कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, हम इस बड़ी ही जगह पहली बार आए हैं। वायु मुस्कुराया और एक रूम के अंदर जाते हुए कहने लगा, ये हमारा ही तो होटल है। धैर्या आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वायु ने VIP रूम की चेयर पर धैर्या को बिठाकर खुद दूसरी चेयर पर बैठाते हुए कहा, गोल्डन रोज रेस्टोरेंट इस होटल की ब्रांच हर कंट्री में तुम्हें देखने मिलेगी। हमारे होटल काफी फेमस है, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, हर तरह के फूड यहाँ पर सर्व करते हैं। धैर्या ने अपना एक हाथ अपने चेहरे पे रखा और कहा, आपके पास और क्या क्या है? वायु की उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह तुरंत जाकर उसके गालों को खींचे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। तभी कमरे में वेटर एंटर हुआ। उसके के साथ एक आदमी भी था जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वह होटल का मैनेजर था। जब उसे पता चला कि वायु राजवंश खुद उसकी होटल में डिनर करने आए हैं तो वह पर्सनली उसे ग्रीट करने आया था। वेटर और मैनेजर दोनों ने अपना सिर झुकाकर वायु को ग्रीट किया और कहा, सर, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे यहाँ डिनर के लिए आए। प्लीज हमें बताइए कि आप क्या खाना चाहेंगे? वायु ने मेन्यू कार्ड धैर्या के हाथ में दिया और कहा, तुम क्या खाओगी? धैर्या ने उस बड़े से मेनू कार्ड को देखा जो कई सारी फ्रूट कैटेगरी में डिवाइड था और फिर उसका ध्यान हर डिश के साइड में लिखे नंबर पर गया। कई सारे जीरो को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से अचानक निकल गया, यहाँ तो सिर्फ कॉफी 3000 की है। के कहने के बाद से महसूस हुआ कि वेटर और मैनेजर से अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया। वायु ने मेन्यू कार्ड अपने हाथ में लिया और कुछ डिश को टिक करने के बाद उसे वेटर को वापस देकर कहने लगा, ये सब ले आओ। वह दोनों वहां से चले गए। धैर्या ने कहा, सॉरी, हमने गलती से कह दिया था। उसने सोचा उसका पति दी वायु राजवंश है जो बिजनेस वर्ल्ड में राज करता है और वह 3000 के लिए इतनी हो गई थी। यह कितनी शर्मिंदगी की बात रही होगी। वायु ने अपनी सीट को खिसकाकर उसके पास की और उसके सिर को थपथपाते हुए कहने लगा, तुम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हो। छोड़ो, अच्छा काम कैसा चल रहा है? धैर्या ने एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखा और काम में हो रहे प्रोग्रेस के बारे में बताने लगी। धैर्या उसको बहुत अच्छे से बता रही थी। वायु सिर्फ की गुलाबी चेहरे और उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों को देख रहा था। अचानक वह झुका और उसको किस करने लगा। धैर्या हैरान हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वायु को देखने लगी।
वायु का चेहरा उसके इतने पास था कि वो उसकी पलकें गिन सकती थी। वायु धैर्या को किस कर ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। धैर्या ने जल्दी से वायु को धक्का दिया और खुद को ठीक कर बैठ गई। वेटर ट्रॉली लेकर अंदर आया और खाना टेबल पर लगा कर चला गया। धैर्या ने भरी हुई मेज को देखा। टेबल पर अलग अलग तरह की डिश रखी थी और उसकी आंखें चमक उठी। प्लेट में खाना एक पेंटिंग की तरह था। ये देखकर उसे रावी और वीरा की याद आ गई। उसकी प्यारी बेटियां उसके लिए इसी तरह खाना बनाकर सजाती थी। वह दोनों के हाथ के खाने को बहुत मिस कर रही थी। वायु ने प्लेट में खाना निकालकर उसे देते हुए कहने लगा, चलो टेस्ट करो। धैर्या अपने दोनों हाथ ऊपर करें और वायु को दिखाया। वायु ने उसके पट्टी से बंधे हाथों को देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वह एक एक करके सारी डिश धैर्या को खिला रहा था। धैर्या ने अपनी आंखों से उसे भी खाने का इशारा किया और वायु उसे और खुद को दोनों को ही खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद डिनर करके वह लोग बाहर निकले ही थे कि वायु को किसी ने पीछे से आवाज दी। जब वह मुड़ा तो कुछ जाने पहचाने लोग उसी के पास आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया। आदमी हैरानी से वीरा को देख रहा था। इस बार वीरा की जगह बोली। रावी ने अपने हाथ में पकड़े पेंसिल को गोल घुमाया और कहा, क्या आपको नहीं है? मिस्टर हेडा आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोलिए मिस्टर वोल्टर, आपने ही हमारे कंपनी के आने वाले 2 नए प्रोजेक्ट की फाइल उन तक पहुंचाए और हम जो लैंड के ऑक्शन में भाग लेने वाले थे उसमें डिसाइड किए हुए अमाउंट को भी आपने ही उन्हें बताया था। यहाँ तक कि कनाडा के स्टोर में जो आग लगी थी उसमें भी आपने उनकी हेल्प की थी। रावी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ा और पाउट बनाते हुए कहने लगी, आपने इतनी सारी चीजें की और उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आपने सारे शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स को गलत चीजें बताकर हमारे खिलाफ भड़काया। क्या कहा था आपने? हमें हमारी स्टोर ट्रांसफॉर्मी का प्रॉफिट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपनी पेंसिल को टेबल पर रखा जिसके उसकी नोक टूट गई। रावी ने अपनी आंखों को छोटा करके सबको देखा और कहा, हम जानना चाहते हैं क्या आपको अभी कम पैसे मिल रहे हैं या आपके शेयर की प्राइस गिर गए हैं? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो वह अभी आरएस कॉरपोरेशन को छोड़ सकता है। ड्रेस फॉर मी हम दोनों ने मिलकर बनाया है। हम इस कंपनी के सीईओ हैं। क्या हमारी कोई सैलरी नहीं होगी? हम अपनी सैलरी के पैसों को जमा कर अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? सारे मेंबर चुपचाप रावी की बातें सुन रहे थे। क्यूटी पाई दिखने वाली लड़की टाइगर की तरह उन पर हमला कर रही थी। एक लेडी जो उनकी कंपनी की मेजर शेयर होल्डर थी उसने कहा, ऐसा नहीं है, हमें मिस्टर वॉल्टर ने ये सब बताया था कि आपने कंपनी के पैसे का गलत यूज किया है और उस पर हमारा राइट बनता है। रावी ने मुस्कुराते हुए उस लेडी को देखा और कहा, मिस लारा आप सच में काफी ब्यूटीफुल है पर आपको लोगों को अभी भी अच्छे से समझने की जरूरत है। दी ने जिस आदमी पर भी गोली चलाई है आप जानती हैं उसमें हमारे कनाडा वाले स्टोर में आग लगा दी थी और उस समय वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो काफी सीरियस इंजरी से गुजर रहे हैं। हमने दिन रात एक कर वापस सब कुछ 2 दिन में ठीक करा था कि हम उस स्टोर की ओपनिंग को कैंसिल ना कर पाए। मिस्टर वोल्टर ये कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, आपने मिस्टर हेडा के जेल जाने और उसके सारे स्टोर में ब्लास्ट किए जाने के बारे में सुना होगा है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अपने प्यारे दोस्त से जाकर यह जरूर पूछेगा ये किसने किया है। मिस्टर वोल्टर को अपने पैरों पर खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने अपने साइड में पड़ी अपने साथी की लाश को देखा और अपने कदम को पीछे लेते हुए कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम सब की कंपनी को छोड़ रहा हूँ, तुम सब पछताओगे। ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो वहां से जाता एक बड़े से हाथ ने उसे हवा में पकड़ लिया। सुल्तान वोल्टर को उसके कॉलर से उन्हें पकड़कर हवा में लटका चुका था। उसकी आंखें काफी खतरनाक की। वीरा जो काफी समय से चुप थी उसने कहा, इन्हें छोड़ दो। सुल्तान ने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिया जिससे मिस्टर वॉल्टर जमीन पर मुंह के बल गिर गए। उन्होंने आंखें बड़ी कर वीरा को देखा। वीरा ने अपने होठों को ऊपर की तरफ मोड़ा और कहा, थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलियन पुलिस आपको यहाँ से ली जाएगी क्योंकि आपके सारे इलीगल कामों के सबूत उन्हें मिल चुके हैं और साथ ही मिस्टर मार्क हेडा के जितने भी बुरे काम हैं और मैं आपका नाम भी उनके साथ आ चुका है। तो आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। अपने दोस्त को कंपनी देने के लिए आपको जेल जाना चाहिए। मिस्टर वोल्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहां से भाग जाना चाहते थे। उन्होंने जैसे ही उस मीटिंग के बड़े से दरवाजे को खोला, बाहर काफी सारी पुलिस खड़ी थी। सुल्तान ने एक गन पुलिस को देते हुए कहा, इन्होंने अपने साथ बैठे इंसान पर गोली चला दी, आपको इस पर इनके फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे।
मिस्टर वोल्टर आंखें फाड़े उस गन को देख रहे थे जो अभी सुल्तान ने उसके हाथ से, पर वो पहले तो उसके पास नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाकर सामने देखा जहां वीरा कोल्डली और रावी मुस्कुराते उसे देख रही थी। पुलिस के जाने के बाद कमरा फिर शांति से भर गया था। वीरा ने कहा, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। आरएस कॉर्पोरेशन मीटिंग हॉल का माहौल पहले से काफी अलग हो चुका था। आर्ग्यू कर रहे थे, अब शांति से सामने बैठी दो लड़कियों को देख रहे थे। वीरा ने पीछे खड़े शिव को कुछ इशारा किया। शिव ने वहां बैठे सारे लोगों के सामने कुछ पेपर्स रख दिए। वीरा ने कहा, ड्रासफॉर्मी में अभी तक किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है और ना ही उसके कोई शेयर होल्डर्स है। अगर आप सब उसमें इन्वेस्ट कर उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक मौका है। हम आप सबको 30% शेयर का एग्रीमेंट दे सकते हैं। ये कम जरूर है पर आगे चलकर आपको इससे फायदा ही होगा। ड्रेस फार्मी ने आरएस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट राजवंश कॉर्पोरेशन में साइन किया है जो नेक्स्ट मंथ पूरा हो जाएगा। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करते हैं तो आपको आरएस कॉर्पोरेशन और ड्रासफॉर्मी दोनों की तरफ से प्रॉफिट मिलेगा। वहां बैठे सारे लोग ये सुनकर खुश हो गए थे। उन्होंने लिखे क्लॉज को पढ़ा और साइन कर दिया। मिस लारा जो थोड़ी देर पहले रावी से बात की थी, उन्होंने कहा, आप दोनों सच में ब्रिलियंट है। आई एम से आपके मामा पापा आप पर बहुत प्राउड करते होंगे। इतने ज्यादा अच्छे बच्चे होना कितनी किस्मत की बात है। आई विश मेरी भी आप जैसी बेटियां होती। रावी और वीरा के कानों में उनकी बाकी कोई बात नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ उस बात पर ध्यान दिया जो उन्होंने शुरू में कही थी, आपके मम्मी पापा आप पर कितना प्राउड करते होंगे। उनकी मम्मी को यह नहीं पता था कि वह दोनों क्या कर रही है और दोनों लड़कियों में से सिर्फ वीरा अपने पापा के बारे में जानती थी और वह अपनी मम्मी को पापा के परिवार से दूर रखना चाहती थी। मिस लारा की बात सुनकर उदासी से भर गई। वीरा ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा। वह जानती थी उसकी प्यारी छोटी बहन उसकी मम्मी की तरफ बहुत इमोशनल है और उसे हमेशा से पापा चाहिए। उसने घूरकर मिस लारा को देखा और कहा, आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि आप यहाँ पर एक मेजर शेयर होल्डर है। हमारी पर्सनल लाइफ में आप ना ही दखल दे तो अच्छा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहन या मम्मी को कोई दुखी करे। उसकी गुस्से भरी आवाज से मिस लारा डर गई। उसने थोड़ी देर पहले उन दोनों लड़कियों के डेविल अवतार को देखा था और चुप हो गई। सुल्तान और शिव एक दूसरे को देख रहे थे। वह जानते थे वह दोनों बच्चियां कितनी मुश्किल से गुजरती है, इसलिए उनका दिल हमेशा उनके लिए दर्द करता था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। आहाना रेस्टिंग लाउंज में बैठी और कब से बोल रही थी। उसने फोन निकाला और फोन करने के लिए नंबर चेक करने लगी। उसका हाथ एक नंबर पर जाकर रुक गया। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसने उस पर कॉल कर दिया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद कॉल कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से एक आलस भरी आवाज आई। आहाना ने जैसे ही वो आवाज सुनी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं आहाना। सिद्धार्थ जो अभी अभी अपने जूनियर्स को एक ऑपरेशन में इंस्ट्रक्ट कर लौटा था, वह तुरंत सोफी से उठकर खड़ा हुआ और अपने फोन में नंबर देखने लगा जिससे उसने बिना देखे उठा लिया था। उसने वापस फोन कान पर लगाया और कहा, तुम कैसी हो? तुम लोग कब वापस आ रहे हो? क्या वहाँ का एनवायरनमेंट में सूट कर रहा है? वो लगातार उससे बातें करे जा रहा था। आहाना चुपचाप उसकी आवाज को सुन रही थी। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ की आवाज से उसे एक सुकून सा मिल रहा था। सिद्धार्थ ने जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने कहा, क्या तुमने फोन रख दिया है? जब तुम कुछ बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। हाँ, हम कल निकल रहे हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये सुना उसका फोन लगभग उसके हाथों से गिर गया था। उसने हैरानी से कहा, क्या आज तुम लोग जल्दी आ रहे हो? आहाना ने कहा, क्या तुम्हें हमारे वापस आने से परेशानी है और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने कुछ गलत कर रहा है? सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या समझाए। उसका पत्थर दिल दोस्त अपनी प्यारी बीवी के साथ उसके घर में रह रहा था और उसकी पत्नी और बेटियां उसे सच बताने को तैयार नहीं थी। सिद्धार्थ ने जल्दबाजी में कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या कर उसने फोन कट कर दिया। आहाना घूरकर फोन को देखने लगी। उसने खुद से कहा, पागल आदमी मेरी बात सुने बिना फोन काट दिया। गोल्डन रोज रेस्टोरेंट। धैर्य और वायु डिनर कर अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकले ही थे कि वायु को किसी ने आवाज दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जाना पहचाना इंसान था। दो लोग आगे आए और वायु से कहने लगे, मिस्टर वायु आप कैसे हैं? हमने आपको काफी समय से नहीं देखा है। ये कहते हुए पर्पल सूट वाले आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वायु ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे हाथ मिलाया और कहा, यस मिस्टर सिंघानिया, हमारा पिछला प्रोजेक्ट आपके साथ काफी अच्छा रहा था।
आदमी 55 साल का बूढ़ा इंसान था और वायु से बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। उसी के साथ में एक लड़की थी जिसने ग्रीन कलर का इवनिंग गाउन पहना था जो उसके पैरों के पास से काफी डीप कट था और उसका पूरा पैर उससे दिख रहा था। वह एक तक वायु को देखी जा रही थी। धैर्या इस समय चुपचाप वायु के पीछे खड़ी थी। उसकी हाइट छोटी थी और दुबले शरीर के कारण वो वायु की बड़ी की परछाई के पीछे छुप गई थी। मिस्टर सिंघानिया ने लड़की को आगे करते हुए कहा, मिस्टर वायु, यह मेरी बेटी है रूपल। इसने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है और अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लंदन से लौटी है। रूपल ने शर्माते हुए अपना सिर ऊपर करा और अपना हाथ आगे करते हुए कहने लगी, हेलो मिस्टर वायु, आपके बारे में काफी सुना है पर देखने का मौका पहली बार मिल रहा है। वो वायु की नीली आंखें और उसके सुंदर चेहरे से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। उसने कहा, लाइफ में पहली बार इतना हैंडसम इंसान देखा है। क्या दुनिया में इतना हैंडसम भी कोई हो सकता है? वायु ने एक नजर उसके हाथ को देखा और बिना अपना हाथ आगे किए सिर हिला दिया। रूपल शर्मिंदा हो गई और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मिस्टर सिंघानिया वायु से कहने लगे, हमारे एक और प्रोजेक्ट राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ होने वाला है। शायद हम वापस मिले। इस बार मेरी बेटी भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही है। आप इसे जान लेंगे तो आपको आगे काम करने में परेशानी नहीं होगी। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी को वायु के करीब लाना चाहते थे ताकि वह अपनी बेटी की शादी वायु से करा सके। हाई सोसाइटी में यह बात अच्छे से फैल चुकी थी कि ज्योति ने क्या किया है और अब वायु के आसपास ऐसा कोई नहीं है जो किसी लड़की को उसके पास आने से रोक सके। वायु की नजरें कठोर हो गई। उसने मिस्टर सिंघानिया से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। आपके पास करण का नंबर होगा, उससे बात करें। इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने धैर्या के हाथ को पकड़कर खिंचा और उसे आगे लाते हुए वहां से जाने लगा। दोनों बाप बेटी की नजर उसी वक्त धैर्या पर गई। मिस्टर सिंघानिया और रूपल बड़ी बड़ी आंखें कर उन दोनों को देख रहे थे। वायु ने ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना था और धैर्या ने भी ग्रे कलर का ही अनारकली सूट पहना हुआ था। दोनों इस समय एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। रूपल घूरकर उसको देख रही थी। धैर्या लंबे बाल खुले हुए थे जिनके बीच छुपा हुआ हल्का सिंदूर दिख रहा था। उसके गले में ब्लैक डायमंड की चेन बहुत चमक रही थी। उसके गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी आंखें उसे और खूबसूरत बना रही थी। रूपल को उसकी खूबसूरती देखकर जलन होने लगी थी। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, लगता है आपके साथ कोई है। वायु ने धैर्या के हाथ को और कस के पकड़ा क्योंकि उसकी प्यारी बीवी थोड़ा घबरा रही थी। उसने कहा, हाँ, हम डिनर डेट पे थे। ये सुनते ही रूपक का चेहरा मुरझा गया। उसने मन में कहा, इस गवार लड़की में ऐसा क्या है जो मिस्टर वायु इसके साथ डेट पर आए हैं। वह अपनी जलन को छुपा नहीं पाए और धैर्या से कहने लगी, तो मिस्टर वायु आपको डेट कर रहे हैं। आप में जरूर कोई बात होगी क्योंकि आज तक हमने मिस्टर वायु के बारे में ऐसा नहीं सुना कि वो किसी लड़की के साथ है। रूपल की बातें सुनकर वायु और धैर्या को सुबह कहीं मानुषी की बात याद आ गई थी। जैसे ही धैर्या के दिमाग से वह यादों कर गुजरी, उसका शरीर कांप उठा। जो वायु ने महसूस कर लिया था। उसने घूरकर रूपल को देखा और कहा, मिस रूपल, आपको दूसरों की पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए। उसके शब्द ठंडे और खतरनाक थे। मिस्टर सिंघानिया ने तुरंत अपनी बेटी को पीछे खींचा और कहा, माफ कीजिएगा, वह अभी थोड़ी नादान है। वायु ने मिस्टर सिंघानिया से कहा, बेहतर होगा इनकी नादानी से इन्हें बाहर निकाले वरना ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह धैर्या को लेकर तेज कदमों से वहां से चला गया। रूपल पीछे से उन्हें देख रही थी। उसने कहा, डैड, मैं उस प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगी। वह पहले राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ होने वाले प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं करना चाहती थी पर अब उसे वायु पसंद आ गया था और उसे वह चाहिए था। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी को वॉर्न करते हुए कहने लगे, संभल कर, वो कोई आम आदमी नहीं है। रूपल ने अपने बालों को पीछे झटका और कहा, हर आदमी एक जैसा ही होता है। कार में वायु ड्राइविंग कर रहा था और उसकी नज़र बार बार धैर्या जा रही थी जो चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? धैर्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आपको हमारी आवाज सुननी है, जाए उस हरे कपड़े वाली लड़की के साथ बात करिए। वायु कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि कौन हरे कपड़े वाली लड़की। तभी उसे समझ आया कि धैर्या रूपल की बात कर रही है। वायु मुस्कुराया और कहने लगा, क्या तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ ही रही है? धैर्या जल्दी से मुड़ी और पूरी कार में अपनी नजर घुमाते हुए कहने लगी, क्या कुछ जल रहा है? जल्दी गाड़ी रोकिए, हमें बाहर जाना होगा। वायु को उसके इस रिएक्शन पर बहुत हंसी आ रही थी।
उसे इस तरह हंसता देखकर धैर्या क्या कर छोटी हो गई। काफी देर बाद उसे समझाया कि वो उसे ही चिढ़ा रहा था। उसने वायु के कंधे पर पंच मारा और कहा, आप हमें चिढ़ा रहे हैं। वायु ने कार को धैर्या के घर की पार्किंग में पार्क दिया और उतरकर दूसरी तरफ का गेट खोलकर उसे गोद में उठाते हुए कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं चिढ़ा रहा था, खुद ही जल रही हो। तुम ऐसी लड़की से कैसे जल सकती हो जिसे मैंने अच्छे से देखा भी नहीं। धैर्या ने अपने दोनों हाथ वायु के गले में डाले और कहा, झूठ, आप उसे देख रहे थे, कितना अजीब ड्रेस पहना था उसने, उसको पूरा पैर दिख रहा था और कितना मेकअप करा हुआ था। उसके पास से इतनी अजीब स्मेल आ रही थी कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वायु उसकी बातें सुनते हुए उसे घर के अंदर तक ले आया था। वायु ने धैर्या को उसके बेड पर लिटाया। जब धैर्या ने आसपास देखा, वह बेडरूम में आ चुके थे। वायु ने अपना कोट निकालकर दूसरी तरफ रखा और अपने कॉलर के 2 बटन खोलकर धैर्या के ऊपर आते हुए उसके कान में कहने लगा, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं देखता। जब मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल एंजल है तो मैं किसी और को क्यों देखूं। वायु के अचानक से उसके ऊपर आने से धैर्या अभी तक हैरान थी और उसकी बातें सुनकर उसे शर्म आने लगी। उसके गुलाबी गालों को देखकर वायु ने उन पर किस कर लिया और कहा, मेरी वाइफ को शर्म भी आती है। धैर्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि वायु उसके होंठों को किस करने वाला था। वायु के सामने उसकी सुनहरी और पतली गर्दन आ गई। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। धैर्या ने अपने दोनों हाथ वायु के कंधों पर रख दिए और उस पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। अस्थिर हो चुकी सांसों से उसने वायु से कहा, हमें चेंज करना है। वायु रुक गया और उसे पलटकर अपने ऊपर लेते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहकर उसने एक झटके से धैर्या के सूट की डोरी को खींच दिया। धैर्या ने आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखा और कहा, हमें मदद नहीं चाहिए। वो ये बोल ही रही थी कि वायु ने उसके सूट को उसके कंधों से सरका दिया। वायु के सामने उसके गोरे कंधे और उसके चेस्ट के ऊपर का हिस्सा आ गया था। वह अपनी जलती हुई आंखों से उसके शरीर को देख रहा था। धैर्या ने उठने की कोशिश की पर वायु ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस दी थी। वायु ने जोर से उसकी कॉलर बोन पर बाइट किया और उस जगह को लिक करते हुए कहने लगा, कब तक भागोगे, मुझे तुम चाहिए हो दिल से, शरीर से, आत्मा से। यह कहते हुए उसका हाथ उसकी खुली पीठ पर मंडरा रहा था। पर अब धैर्या का ध्यान उसकी कहीं बातों पर चला गया था। वो हमेशा यही सोचती थी कि वो उस ऑपरेशन में नहीं बचेगी। वह अपने बच्चों को, अपने प्यार करने वाले लोगों को हमेशा के लिए खो देगी। यह सोचते हुए उसका शरीर कांपने लगा। उसके शरीर के अचानक में बदलाव को महसूस करते वायु ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और धैर्या के पीले चेहरे को देखकर वह घबरा गया। उसने अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगा, जान, तुम हमेशा गलत चीजें क्यों सोचती हो। वह जानता था कि वह अपनी बीमारी से बहुत डरती है पर खुद को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में वह भूल जाती है कि वह भी एक इंसान है। धैर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुआसा सी आवाज में कहा, क्या होगा अगर हम आप सबको छोड़कर चले गए। हम किसी को नहीं छोड़ना चाहते, हम किसी को अकेला नहीं करना चाहते। वायु, बहुत डर लगता है सब खत्म हो जाने का, सब कुछ खो देने का। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वायु को वह दर्द अपने सीने में महसूस हो रहा था। वह नहीं जानता था कि उस सब का मतलब क्या है पर सब कुछ सुनने में उसे ऐसा लग रहा था कि वह उससे ही कोई जुड़ी चीज है। उससे जोर से धैर्या को गले लगाया और अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमारा रिश्ता हमें इतनी मुश्किल से मिला है और तुमने कहा था ना कि यह तुम्हारी शिवजी की मर्जी है, वो हमें अलग नहीं होने देंगे। उसकी बाहों की गर्माहट और उसकी शरीर की खुशबू से धैर्या शांत होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वायु ने अपना सिर झुकाकर देखा, उसकी प्यारी सी चिड़िया सो चुकी थी। वायु ने उसे खुद से अलग कर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। भले ही वो धैर्या के सामने नहीं दिखा रहा था पर उसका दिल भी उतना ही बेचैन था जितना धैर्या का। ये 30 दिन उसकी जिंदगी के लिए सबसे भारी दिन होने वाले थे क्योंकि उसके बाद उसकी दुनिया, जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी। राजवंश हवेली। निर्मला देवी ने गुस्से में अपने कमरे का सामान फेंकना शुरू कर दिया। हेमंत चुपचाप एक कोने में खड़ा था। निर्मला देवी ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग एक काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते। हमने कहा था हमें वह चाहिए। जब से सबको ये पता चला था कि हर्ष उनके घर का वारिस नहीं है, उनके खानदान के कई लोग वहां दावा करने आ रहे थे और उन्हें कई फोन भी आ रहे थे कि उनमें से किसी के बच्चे को राजवंश खानदान का वारिस बना दिया जाए, जो कि निर्मला देवी कभी नहीं चाहती थी।
हेमंत अभी भी अपना सिर झुकाकर खड़ा था। उसने कहा, बड़ी मालकिन, हम कोशिश कर रहे हैं। निर्मला देवी ने सिर उठाया और कहा, कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए। हम आपको 1 महीना दे रहे हैं। अगर इस महीने में आप उस बच्चे को और उस औरत को नहीं ढूंढ पाए, याद रखिएगा हम आपके सिर को आपके धड़ से अलग कर देंगे। रिक्पा जी और वैभव जी आवाज को सुनकर निर्मला देवी के कमरे में आ चुके थे। उस कमरे की हालत देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वैभव जी ने निर्मला देवी के पास जाकर कहा, माँ शांत हो जाए। निर्मला देवी ने अपना सिर उठाया और कहा, वैभव कैसे शांत हो जाए, लोग हमारे पोते का हक छीनने के लिए दहलीज तक आने को तैयार है। वैभव जी ने एक आह भरी। उनकी मां सत्ता और परिवार के लिए शुरू से पागल थी। कृपा जी ने कुछ दिनों में की गई निर्मला देवी की हरकतों के बारे में उन्हें बताया था। वैभव जी ने अपनी मां को बेड पर बिठाया और कहने लगे, आप चिंता क्यों कर रही है, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, हम किसी को कुछ गलत नहीं करने देंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर निर्मला देवी शांत हो गई थी। तभी हेमंत का फोन बजा। हेमंत ने माफी मांगते हुए फोन रिसीव किया और दूसरी तरफ की बातों को सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तीनों लोग उसी की तरफ देख रहे थे। फोन कट करने के बाद हेमंत ने घबराते हुए कहा, बड़ी मालकिन, खबर मिली है। निर्मला देवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ। हेमंत ने सिर नीचे किया और कहा, हमारे लोगों को 2 लाशें मिली है, जिनमें से एक औरत की है और एक 7 साल के लड़के की। बच्चे की डीएनए को हमने मैच करने के लिए भेजा था और वह वायु सर के डीएनए से मैच कर गया है। ये सुनते ही निर्मला देवी के दिल में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया और कहने लगी, क्या क्या उन्हें मार दिया गया, हमारा वारिस। ये कहते हुए वह बेहोश हो गई। कृपा जी और वैभव जी जो अभी भी इस बात से सदमे में थे, निर्मला दीदी को इस तरह बेहोश देखकर परेशान हो गए और उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। गौरव जी के कमरे में रमन और गौरव जी अभी कमरे से बाहर आए थे और उन्होंने लोगों को निर्मला देवी को ले जाते हुए देखा था। हेमंत उनके पीछे ही जा रहा था। गौरव जी ने उसे रोका और पूछा कि मां को क्या हुआ है। हेमंत पहले से ही काफी परेशान था। उसने कहा, बड़ी मालकिन की तबीयत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। गौरव जी और रमन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दूर खड़े एक नौकर को अपने पास बुलाकर उससे बात करने लगे। जैसे ही नौकर ने उन्हें सारी बात बताई, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या वो मर गए, पर किसने मारा है, क्या हमारे अलावा भी कोई है जो ऐसा करना चाहता है। रमन भी इस बात से हैरान था। उसने कहा, पापा, मैं अभी तक नहीं पता कर पाया था कि वह बच्चा और औरत कहाँ है। गौरव जी की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ गलत है। ज्योति ने बताया था कि वो 2 जुड़वा लड़कियां हैं, तुम पता करो वो लोग कौन है। और इतनी आसानी से उस औरत का बच्चा मिल जाना, वह भी मुर्दा, और बच्चे का डीएनए वायु से मैच हो जाना, इतना बड़ा इत्तेफाक ऐसे ही नहीं हो सकता। फिर रमन ने हाँ में सर हिलाया। गौरव जी आगे जाते हुए कहने लगे, चलो हॉस्पिटल चले, थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी तो करना पड़ेगा। ये कहते हुए वह रमन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ऑस्ट्रेलिया मीटिंग के बाद सब विला वापस आ चुके थे और उनका सामान पहले से ही पैक था। हाना फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देख रही थी। कई सारे सूट पहने लोग एक कतार में खड़े थे और रावी वीरा उनके सामने बैठी थी। उन्हें आज यहाँ से निकलना था और उनके पास निपटाने को काफी सारे काम थे। वहाँ पर ड्रासफॉर्मी और आरएस कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े लोग शामिल थे जो अपनी अपनी रिपोर्ट उन्हें दे रहे थे। थोड़ी देर में वीरा की कोल्ड वॉइस और रावी की प्यारी आवाज भी गुस्से भरी सुनाई दे रही थी। वहाँ खड़ा हर एक इंसान पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि 3 लोगों को उन छोटी लड़कियों ने अभी अभी काम से हटा दिया था। रावी सीने पर हाथ रख कर कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है हमें पूरा स्टाफ चेंज कर देना चाहिए। यह बात सुनकर बाकी बचे हुए लोग अपने पैरों में कपकपी महसूस कर सकते थे। आरएस कॉर्पोरेशन ऐसी बड़ी जगह नहीं थी जहां कोई भी नौकरी कर सके और वहां पर मिलने वाली सैलरी और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। वहां से निकाले जाने पर लोगों को कहीं भी नौकरी मिलना नामुमकिन था। वीरा ने सामने खड़े लोगों के डरे हुए चेहरे को देखा और रावी से कहा, एक मौका। रावी मुंह बनाया और कहा कि पिछली बार की रिपोर्ट से सिर्फ 10% बेहतर रिपोर्ट आई है। इस तरह तो यहाँ की कंपनी को बंद करना पड़ेगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी मार्केटिंग की रिपोर्ट को मैनेजर के ऊपर फेंकते हुए कहा, मैं बता रही हूँ, अगर 1 महीने के अंदर इसमें इंक्रीजमेंट नहीं आया तो आप और आपका पूरा स्टाफ खुशी खुशी कंपनी छोड़ सकता है। मैनेजर ने जल्दी जल्दी फाइल को उठाया और हाँ में सिर हिलाने लगा।
अहाना उन लोगों के लिए बुरा फील कर रही थी, तभी एक मेड ने आकर उसे जूस देते हुए कहा, मैम आप जूस लेंगे? अहाना ने जूस का गिलास उठाया और नीचे देखते हुए कहने लगी, क्या ये दोनों जब भी आती है यही होता है? मेड नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, हम शुरू में बच्चा ही समझते थे, पर जैसे जैसे हमने उनके काम को और उनकी स्ट्रिक्टनेस को देखा, उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती गई। अगर वह दोनों स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो हर कोई उन्हें टारगेट करना शुरू कर देगा। आरएस कॉर्पोरेशन का हर एक इंसान उनके खिलाफ है, इसीलिए उनका कठोर होना जरूरी है। अहाना ने हाँ में सिर हिलाया। धैर्या के घर। वायु अभी भी बालकनी में खड़ा था और उसने 4-5 सिगरेट खत्म कर दी थी, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला और नाम देखा, फोन करण कर रहा था। वायु ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से करण की आवाज आई, काम हो गया है। वायु ने एक ठंडी सांस ली और कहा, तुमने पता किया? उन दोनों का सच में कोई नहीं था ना? करण ने कहा, हमने पता किया है, वो औरत और उसका बच्चा दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं है और उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। हमने उनकी बॉडी को हेमंत तक पहुंचा दिया था और उनके जरिए भेजे गए डीएनए सैंपल को बदल दिया था, इसीलिए रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर करण थोड़ा झिझकते हुए कहने लगा, सर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको नहीं पता करना वो कौन है? करण जानता था कि धैर्या ही वह सेरोगेट मदर है जिसने वायु के बच्चों को जन्म दिया था और वो बच्चे जिंदा भी थे, पर वो वादे के कारण से नहीं बता सकता था। लेकिन उसे जानना था कि वायु ने मौत का झूठा खेल खेला, क्यों खेला है। वायु कड़वाहट के मुस्कुराया और कहने लगा, तुम बचपन से मेरे साथ हो और तुम राजवंश परिवार के पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हो। गलती से अगर वह औरत और वह बच्चा इनमें शामिल हो गए तो उन दोनों की मासूमियत इस खेल में फंस जाएगी। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बच्चा अपनी मासूमियत उन लोगों के कारण खो दे। ज्योति और उसके परिवार को सजा देने के हर्ष सामना करने के लिए वो बहुत छोटा था, इसलिए वायु नहीं चाहता था कि किसी और के साथ ऐसा हो। सच जानने के बाद परिवार का हर सदस्य हर्ष से नफरत करने लगा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे घर के गेट के बाहर छोड़ दिया था। वायु ही था जो उसे वहां से ले गया और उसे विदेश में एक हॉस्टल में एडमिशन करवाकर छोड़ दिया ताकि वह अपनी जिंदगी और पढ़ाई अच्छे से कर सके। करण ने कहा, सर बड़ी मालकिन हॉस्पिटल में है। खबर जानने के बाद उनका बीपी हाई हो गया था। वायु ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक दोनों तरफ शांति रही, तभी वायु की धीमी आवाज आई, हॉस्पिटल में नजर रखो और कुछ बड़ा हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और पीछे मुड़कर चांद की रोशनी में दिख रहे कि धैर्या के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके मन में चल रही सारी उलझने गायब हो गई। उसकी प्यारी बीवी उसके दूसरी औरत से बच्चे को भी अपना लेती, वह ये बात जानता था, पर वह धैर्या के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस बच्चे और उसकी मां को उनकी जिंदगी के लिए छोड़ दिया था। भले ही वो कभी पिता नहीं बन सकता था, पर जरूरी नहीं है कि पिता बनने के लिए खुद का बच्चा होना जरूरी है। वो एक बच्चा गोद ले सकता है। ये सोचते हुए धैर्या के पास आया और उसे बाहों में भरकर सो गया। ऑस्ट्रेलिया। वीरा एक कमरे में खड़ी थी। उसकी नज़र दोपहर के सूरज को देख रही थी और उसकी आंखों में एक खालीपन था। सुल्तान उसके पीछे ही खड़ा था और उसे वही सारी बातें बता रहा था जो राजवंश हवेली में हेमंत ने निर्मला देवी को बताई थी। सब बताने के बाद उसने धूप में चमक रहे वीरा के चेहरे को देखा और कहा, मैं आपको क्या लगता है ये किसने किया है? अचानक वीरा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने थोड़ी नर्म आवाज में कहा, वायु राजवंश। ये काम वो खुद इंडिया जाकर करने वाली थी। उसने भी ऐसा ही सोचा था कि वह 2 अननोन बॉडीज को राजवंश परिवार तक पहुंचाकर यह साबित कर देगी कि वारिश और उसकी मां मर चुके हैं, पर इससे पहले कि किसी और ने कर दिया। जाहिर सी बात है उसके दिमाग की सोच उसके पिता की तरह थी, इसलिए वह तुरंत पहचान गई कि यह काम किसका होगा। ये सोचते हुए कि उसकी सोच के पिता से कितनी मिलती है, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जिसे छुपाने की कोशिश करने के लिए उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी। सुल्तान हैरान हो गया। उसने कहा, मैं आपको कैसे पता? वीरा ने कहा, वह मम्मा के साथ है और जिस तरह से राजवंश खानदान ने ज्योति के बेटे के साथ किया वह किसी और के साथ नहीं होने देना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने वह सब कुछ छोड़ दिया और एक नाटक बनाया। सुल्तान कुछ नहीं कह सका। उसे उसके दिल के कोने में भी यही लगता था कि यह परिवार एक हो जाना चाहिए, पर वह ये बात अपनी मैम को नहीं कह सकता था।
एक दूसरे कमरे में रावी अपने हाथ में पकड़े पिज्जा का स्लाइड लेकर बैठी थी और उसके सामने शिव बैठा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को पढ़ते हुए कहा, प्रजापति खानदान हमेशा से मिलिट्री और पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहा है। कई दशकों के इनके परिवार के लोग मिलिट्री में शामिल रहे हैं और देश के लिए इनका काफी योगदान रहा है। इनके परिवार में काफी सारे लोग हैं, पर बड़े घर में जो लोग हैं उनमें रिद्धिमा प्रजापति, धीरज प्रजापति बड़े हैं और उनके 2 बेटे और बहू है, जिनमें से बड़े बेटे और बहू का नाम मृत्युंजय और पूर्वा है और छोटे बेटे और बहू का नाम अनुकूल और मनीषा है। अनुकूल और मनीषा की एक बेटी है जिनका नाम स्वीटी है। ये परिवार उनके पूरे खानदान का हेड है, पर मैं मृत्युंजय प्रजापति और पूर्व प्रजापति के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाया। 25 साल पहले वह दोनों अचानक ही गायब हो गए थे और उनका आज तक पता नहीं चला है। रावी अभी जो पिज्जा खा रही थी उसका हाथ रुक गया और उसने पूछा, क्या नाम बताया? शिव ने कहा, मृत्युंजय और पूर्वा। रावी ने कहा, इन दोनों के बारे में जानकारी निकालो और बाकी सब पर नजर रखो। शिव ने हाँ में सर हिला दिया। गाइड, थैंक्स फॉर सजेस्ट ऑल नेम्स। मैं आप सभी के कहे हुए नामों को शामिल नहीं कर सकती, पर मैंने कुछ नाम चुने हैं जो मुझे पसंद आए हैं। आशा करती हूँ आप में से किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप लोगों ने मुझे इतने नाम दे दिए हैं कि अब मुझे किसी भी कैरेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कमेंट सेक्शन में जाकर किसी एक को चुनकर डाल देती हूँ। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।